नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो भारत सरकार की योजना है, इस योजना के तहत जो पहले वाला जो वर्जन था 1.0, उसमें जो प्रथम संतान यानी जो लड़का है या लड़की है उस पर अधिकतम 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब भारत सरकार के द्वारा इस योजना का सेकंड वर्जन आया है 2.0। 2.0 में यह है कि जो पहले का वर्जन था उसमें था पहली संतान पर, चाहे लड़का है या लड़की है, उस पर 6,000 रुपए का दो अलग अलग किस्त में पैसा मिलता था या आर्थिक सहायता मिलती थी। लेकिन अब क्या किया है कि 2.0 में अब सेकंड जो दूसरा बच्चा होगा उसमें लड़की के जन्म पर भी उनको आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरना है और कैसे अप्लाई करना है उसके संबंध में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। और ये डिटेल आपको बताएंगे मेरे साथी अर्जुन पुरोहित है। अर्जुन पुरोहित है जो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो अर्जुन पुरोहित आपके सामने। धन्यवाद सर। मैं अर्जुन पुरोहित, डीपीसी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिला बीकानेर से। साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रथम संतान उत्पन्न होने पर गर्भवती महिला और धात्री महिला को अधिकतम 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत प्रावधान कई थे पहले कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 तरह के अलग अलग फॉर्म भरवाए जाते थे। उसके बाद 1,000 रुपये की शर्त ये थी कि संस्थागत प्रसव होना अनिवार्य था। अब इसमें केंद्र सरकार ने कुछ और ऐड किया है, जिसमें दूसरी संतान होने पर, दूसरी संतान यदि केवल लड़की होती है, उसी स्थिति में जो गर्भवती महिला है उसको संतान होने पर 6,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि पहले जो पीएमवीवाई का जो पोर्टल था उस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ब्लॉक लेवल पर एंट्री की जाती थी। अब इसमें जो परिवर्तन किया है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कि आप महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जिला लेवल पर जो उपनिदेशक हैं, जो डीडी हैं, वो भी करेक्शन करके या फॉर्म फिल करके लाभार्थी को लाभ दे सकते हैं तथा लाभार्थी स्वयं भी इसका फॉर्म खुद भर सकता है। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एक मानदेय कर्मी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम बच्चे का और द्वितीय संतान का फॉर्म कैसे फिल कर सकती है। तो इस प्रक्रिया को आप ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा कि ये पीएमवीवाई सॉफ्ट MIS द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 की ये ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। जैसे ही आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की ये जो वेबसाइट है pmvy.nic.in, इस वेबसाइट पर आप जैसे ही सर्च करोगे गूगल पर तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये वेबसाइट है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। किसी भी डुप्लीकेट वेबसाइट के चक्कर में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओरिजिनल वेबसाइट है जिस पर ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लोगो है। ICDS की जो पूरी स्कीम का ये हर तरह के लोगो लगे, इस तरह के इंटरफेस आप जो है देख सकते हैं। यहाँ से आप PMVY एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिटीजन लॉगिन भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जो मानदेय कर्मी है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले pmvy.nic.in पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को अच्छे से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सबसे पहला काम होगा आपको इस लॉगिन लोगो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन लोगो पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। There are various type of logins are available such as
सेंट्रल नोडल ऑफिसर CNO, स्टेट नोडल ऑफिसर SNO, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर DNO और स्टेट नोड ऑफिसर सुपरवाइजर लॉगिन फील्ड फंक्शनरी। तो मानदेय कर्मियों के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, हेल्पर के लिए इसमें जो है वो फील्ड फंक्शनरी लॉगिन के नाम से सुविधा दी गई है। और लास्ट में है सिटीजन लॉगिन, तो सिटीजन खुद भी इसमें लॉगिन कर सकता है। अब हम देखेंगे कि मानदेय कर्मी खुद इसमें कैसे लॉगिन करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको एक यूनिक लॉगिन आईडी दिया गया है। जैसा कि आप देखिए इसमें लिखा हुआ है PMBY और सिटीजन लॉगिन। आपको मानदेय कर्मी को, LS को, CDPO को, DD को, किसी को भी इस पर लॉगिन नहीं करना है। PMBY जो लिखा हुआ है इस पर ही आपको क्लिक करना है, जिससे ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे ईमेल पूछेगा, तो ईमेल में आपको अपना कोई ईमेल, जो ओरिजिनल ईमेल है वो ऐड नहीं करना है। आपको अलग से DD ऑफिस से समस्त LS को और मानदेय कर्मियों को एक एक यूनिक आईडी दी गई है, जो कि आपके आंगनवाड़ी के नाम के आधार पर होगी, और उसका एक यूनिक आपको पासवर्ड भी दिया गया है। आईडी और पासवर्ड दोनों ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा दिया जाएगा, वो कैप्चा आपको एज इट इज एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर फील्ड फंक्शनरी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर मानदेय कर्मी का नाम या LS का नाम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपका स्टेट लिखा हुआ आएगा और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन और लॉगआउट करने का ऑप्शन लिखा आएगा। सबसे पहले आपको ये जानकर चेक करनी है कि ये सही है क्या। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आपको अपने संबंधित DD लेवल से संपर्क करना है। फील्ड फंक्शनरी आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपकी आईडी, लॉगिन आईडी सही है। आगे चलते हैं। इस तरफ आप देखेंगे एक तो फील्ड फंक्शनरी को ये दिखाई देगा, फील्ड फंक्शनरी का जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मानदेय कर्मी, कार्यकर्ता, हेल्पर। सबसे पहले आपको डाटा एंट्री के ऑप्शन पर यहां पर क्लिक करना है। डाटा एंट्री के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें दिखाई देगा। फिर आपको इसमें बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इसको आपको यहां पर क्लिक करना है। दूसरा देखिए जो ऑप्शन है अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये अपडेटेशन के लिए है। अपडेट अकाउंट डिटेल्स, इसमें अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के जो खाता नंबर हैं वो अपडेट करना चाहें तो उसके लिए है। अपडेट माइग्रेशन डिटेल्स है, अगर किसी के एड्रेस में कोई चेंजिंग करना हो तो उसके लिए है। और भी जो ऑप्शन दिए गए हम आगे देखेंगे। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो जैसे ही हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ आएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको ये चीज नोटिस करनी है कि जो महिला फॉर्म भरवा रही है अपना, या जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, वो बेनिफिशियरी सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में से किसी भी स्टेट में या सेंटर में कोई भी सर्विस में नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो मासिक आय है वो सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्ति जो फॉर्म भरवा रहा है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया तो ये सारे जो भी कॉलम है सारे हिडन हो जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी ये फॉर्म नहीं भर सकता, तो इसको आपको नो पर ही रखना है। अब जैसा कि ये पूछेगा कि आप फॉर्म किसका भरे हैं, अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड, महिला के प्रथम संतान पर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप उसकी द्वितीय संतान पर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेकंड गर्ल चाइल्ड सेलेक्ट करना है। इसमें ये चीज कंपलसरी है द्वितीय संतान में कि वो लड़की ही होनी चाहिए। अगला है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, इसमें आप जब ओपन करेंगे तो 0 से लेकर के 4 तक आपको संख्या दिखाई देगी। तो यदि आप इसमें फर्स्ट चाइल्ड का फॉर्म भर रहे हैं और बच्चा अगर पैदा नहीं हुआ है अभी तक,
तब आप इसमें 0 फिल करेंगे। 0 फिल करने के बाद में आपको बेनिफिशियरी का आधार संख्या ऐड करना है। उसके लिए आपको उसके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ये जो स्टार मार्क दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि यहाँ पर आधार कार्ड उसके पास होना जरूरी है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो वो इस योजना में पंजीकरण नहीं करवा सकेगी। तो सबसे पहले आप जो आधार कार्ड में उस महिला का जो नाम है, वो नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार ही उसकी स्पेलिंग ऐड करेंगे। उसके बाद उसका सही आधार नंबर आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद में उस महिला की जन्म तिथि जो आधार कार्ड पर अंकित होगी, उसी के अनुसार आप यहाँ पर जन्म तिथि अंकित करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं आपको कि महिला जो है वो कम से कम गर्भवती महिला की उम्र 18 वर्ष और अधिकतम जो उम्र है वो 55 वर्ष तय की गई है। किसी भी महिला का फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसकी पहली संतान का जो होने पर जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं, हमें पूछा है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर इसमें 3 तरह की कैटेगरी पूछते हैं, अदर, एससी और एसटी। अगर एससी है तो आपको एससी टिक करना है, एसटी है तो उसमें एसटी टिक करना है। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी कैटेगरी है तो आपको उसमें अदर पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, अगर आप किसी एससी एसटी का फॉर्म भरते हैं तो आपको उसके साथ उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा, लेकिन अदर के लिए कोई भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो 8 अनिवार्य डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो लगा सकते हैं। उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दूंगा। फिर हम बात करते हैं एज इन ईयर। जैसा कि मैंने बताया कि अधिकतम जो है 55 साल है और कम से कम जो है वो 18 साल उम्र होनी जरूरी है। इसमें से तो ये जो एज इन ईयर्स है, ये यहाँ पर जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी एज कैलकुलेट कर लेगा। फिर जो आधार कार्ड से लिंक जो उसका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। मोबाइल नंबर आपको वही ऐड करना है जो आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि आगामी कोई भी मैसेज वगैरह उसको पास जाए तो उसको पता रहे कि हाँ मेरी ये किस्त आ गई है और ये मेरा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। एसएमएस के द्वारा उसको ये जानकारी मिल सके, इसके लिए आपको वही मोबाइल नंबर दर्ज करवाना है जो उसके आधार कार्ड से लिंक हुए हुए हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी प्रूफ आपको क्या क्या लगाना है। तो जो भी दस्तावेज आप लगाओगे वो 8 प्रकार के दस्तावेज हैं। 8 प्रकार में से दस्तावेज, एक तो 8 लाख से अधिक आय नहीं है इसका सत्यापन का आय इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। उसके बाद उसका बीपीएल कार्ड लगा सकते हो। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका खुद अगर गर्भवती है और उनके खुद की पहली संतान का फॉर्म है या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म है वो खुद भरना चाहें तो वो अपने जो कार्यकर्ता होने का और आशा सेविका होने का जो सर्टिफिकेट है वो लगा सकती हैं। ऐसे 8 डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट का जो डिस्पैच नंबर है, जो उसका सीरियल नंबर है, वो हम इसमें यहाँ फिल करेंगे। ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट सही लेना है, एकदम से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सके तो वो लेना है। जैसे ही आप इस ओरिजिनल अपलोड फाइल पर जाएंगे तो आपको गैलरी प्लस कैमरा दोनों के ऑप्शन दिखाई देंगे। कैमरा से आप डायरेक्ट जो एक फोटो क्लिक करके भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज आप इसमें अपलोड करेंगे वो आपके सुपरवाइजर द्वारा आगे चेक किए जाएंगे। दस्तावेज का सत्यापन उनके आइडेंटिटी के जो नंबर है इसके आधार पर होगा। सत्यापन होने के बाद ही फॉर्म आगे भेजा जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आपको ये फॉर्म कंटिन्यूटी में चलेगा। उसमें आपको देखना है सबसे पहले जो MCTCS RCH ID जो लिखा हुआ है, इसमें आपको ममता कार्ड में दी गई PCTS ID ऐड करनी है। PCTS ID ममता कार्ड के ऊपर जो बड़ा सा नंबर होता है वो आपको इसमें ऐड करना है। वो कार्ड किस तारीख को बनाया गया, उसमें PCTS में उसका कब रजिस्ट्रेशन हुआ, वो जानकारी आपको अच्छे से पता है कि कार्ड में दी हुई होती है।
जो ममता कार्ड होता है उसमें ये 2 जानकारी और एक LMP डेट, ये 3 जानकारी तो आवश्यक रूप से ही उसमें लिखी हुई होती है। अब जो LMP डेट है वो आप महिला से पूछ ले और उससे एकदम अच्छे से कंफर्म करने के बाद ही आप यहाँ पर उस पर लिखे जो ममता कार्ड पर जो है अंकित है LMP, वही आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो ANC जांच की तारीख है वो भी ममता कार्ड पर अंकित होती है। ANC फर्स्ट ANC और सेकंड ANC दोनों इसमें अंकित होती है, तो आपको फर्स्ट ANC की डेट यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा हैज द चाइल्ड बीन बोर्न, क्या बच्चा पैदा हो चुका है, आप फॉर्म उसके बाद भर रहे हैं या फिर महिला अभी तक गर्भवती है तो आप उसका फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर आप इसमें यस करते हैं कि जी हाँ बच्चा पैदा हो गया है और इसके बाद अब हम फॉर्म भर रहे हैं, यस करने पर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको इसमें दिखाई देंगे जो कि टीकाकरण से संबंधित हैं। या जी बच्चा पैदा हो गया है तो अब उसके आपने टीकाकरण करवाए हैं या नहीं करवाए हैं इसके लिए। और जैसे ही आप इसमें यस करेंगे तो इस नीचे आपसे वो बच्चे की जन्म की दिनांक जरूर पूछेगा। अब ये ध्यान रख लेना कि बच्चे की जन्म की दिनांक तो पूछेगा, लेकिन बच्चा पैदा होने पर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है बच्चे की, लेकिन ये ध्यान रखना कि बच्चा पैदा होने के 98 डेज के बाद ही आप ये जो टीकाकरण की जो कॉलम है ये भर पाओगे। तो इसलिए जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की वो उसी हिसाब से होनी चाहिए। LMP डेट में और डेट ऑफ बर्थ में आप जो समय की गणना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आप चेक करके इसमें फिल करें। सबसे पहले इसमें आपको फिल करना है कि प्रेगनेंसी में सिंगल बर्थ है या फिर जुड़वा है, उस हिसाब से आपको इसमें कॉलम में दिखेंगे। तो अधिकतम जैसे 1 होते हैं तो आप यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप में देखिए अधिकतम के ये कंफ्यूजन होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या भरे, तो इसमें आपके ऑप्शन आता है आंगनवाड़ी, CSC, PSC या कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, तो आपको इसमें से वो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, CSC, PSC ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर अदर का जो ऑप्शन आएगा उसमें अदर सेलेक्ट करना है। अब जहां पर बर्थ होगा आपको उस जगह का नाम लिखना है कि राजकीय अस्पताल में हुआ है तो प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल, सैटेलाइट में हुआ है तो सैटेलाइट का नाम हो गया, या फिर किसी स्थानीय अस्पताल में हुआ है तो स्थानीय अस्पताल का नाम। ऐसा करने के बाद में अब आप उसका वैक्सीनेशन की डिटेल भरेंगे कि भाई आपने BCG का यहाँ पर आपको टिक करना है, उसके बाद इसका कलर ब्लू हो जाएगा। OPV का टीका कब लगा है, DTP कब लगा है और फिर हेपेटाइटिस B का कब लगा है। उसके बाद आपको टीकाकरण की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। इस बात का विषय ध्यान रखेंगे कि जो टीकाकरण का जो समय है बर्थ के 3 महीने, औसतन 3 महीने के बाद यानी कि 98 डे के बाद के जो टीके लगते हैं उसी की इसमें एंट्री होगी। ये डेट इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा है, अगर आपने गलत डेट भर दी तो फॉर्म करेक्शन क्यू में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लाभार्थी का पता, जिसमें आपको सबसे पहले ये फिल करना है कि वो ग्रामीण एरिया से है तो आपको उसमें रूरल पर क्लिक करना है, अगर वो शहरी एरिया से है लाभार्थी तो आपको उसमें अर्बन पर क्लिक करना है। रूरल और अर्बन सेलेक्ट करने के बाद में आपको उसमें सबसे पहले तो उसका राज्य सेलेक्ट करना है, जैसे राजस्थान हो गया। फिर आप उसमें अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें बीकानेर है, आपका अगर कोलायत है, खाजूवाड़ा है, लूणकरनसर है, जो भी आपका ब्लॉक है तो आप उसमें अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस महिला का जो एड्रेस है उसमें उसके एड्रेस का पिन कोड क्या है, उसके एड्रेस का पिन कोड क्या है। जैसे सिटी में कई बार लास्ट का जो डिजिट होता है उसमें 1 2 3 4 सीक्वेंस एरिया वाइज होते हैं, तो उसमें आप पिन कोड सही फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, एड्रेस में अगर उसका कोई गली मोहल्ले का जो विवरण है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। अगर रूरल एरिया में है तो गांव है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको गांव की लिस्ट दिख जाएगी। इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी गांव आएंगे उस गांव की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी, उसमें से आपको वो गांव सेलेक्ट करना है। साइन फील्ड फंक्शनरी जो है ये आप कार्यकर्ता जो है वो अपने आईडी से फॉर्म भर रही है तो ये ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट होया हुआ आएगा, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर जो एक महत्वपूर्ण एंट्री है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है और आराम से करना है, वो है लाभार्थी के अकाउंट की डिटेल।
लाभार्थी का खाता किसी भी बैंक में हो सकता है, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस जिसमें भी उसका खाता है लाभार्थी का, आपको उसके IFSC कोड यहाँ पर दर्ज करने हैं। बैंक लिखा हुआ है, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस जिसमें भी उसका खाता है उसका नाम लिखना है आपको यहाँ पे। ब्रांच का नेम लिखना है, कोटगेट है, भुजिया बाजार है, PP ब्रांच है, जो भी आप लिखना चाहें, या जिसमें भी उसका अकाउंट हो। और साफ साफ एकदम सही से उसके यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करने हैं। अकाउंट केवल महिला का ही होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, खाता बंद नहीं होना चाहिए, चालू खाता होना चाहिए। उस खाते में महिला का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, KYC कंप्लीट हो रखी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लाभार्थी से पूछ ले, ताकि आगे कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आए कि भैया मेरे भुगतान नहीं आया, और ना ही मानदेय कर्मी को किसी प्रकार के से फॉर्म भरने के बाद में इंसेंटिव में कोई भी देरी हो। तो यहाँ तक क्लियर। इतना करने के बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपसे ये सिस्टम एक बार और पूछेगा कि कृपया सारी जानकारी को आप एक बार और चेक कर लेवें। तो फिर आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि भाई लिविंग चिल्ड्रन है या फिर हमने बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है फिर भी हमने कर दिया है, तो आपको फटाक से एडिट पर जाकर के इसको 0 करना है। अगर ये सही है तो ठीक है। फिर आपको उसका नाम आधार कार्ड से एक बार मिला लेना है, आधार कार्ड से ही उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसको मिला लेना है। उसकी कैटेगरी को आवश्यक रूप से आप मिला लें, कैटेगरी को एक बार आवश्यक रूप से SC ST या अदर, इनमें से जो भी कैटेगरी हो आप उसमें से इस कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आधार नंबर को पुनः चेक करें, उसके मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करें, और एक बार उसकी जो एज है उसको भी आप कैलकुलेट कर लें। अब उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोडेशन पर जाकर के यहाँ पर जैसे प्रीव्यू अपलोड फाइल पर जाकर आप इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड करके एक बार चेक जरूर करेंगे। इससे क्या होगा कि कई बार आप मोबाइल गैलरी से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो कई बार आपकी कोई खुद की इमेज है या फिर किसी कोई अदर डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नया नया है तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है कि आप फोटो कोई और अपलोड कर दो। तो एक बार यहाँ से प्रीव्यू करके डाउनलोड करके उसको अच्छे से देख ले कि आपने SC ST का सर्टिफिकेट अगर है तो लगाया है या नहीं लगाया है, 8 लाख से कम आय का सर्टिफिकेट आपने लगाया है या नहीं लगाया है, या जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाया है वो ही अपलोड हुआ है, कोई दूसरा आपका मोबाइल का जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं हो गया हो। इसके बाद में आपको आइडेंटिटी नंबर पर जाना है, ये चेक करना है कि जो दस्तावेज के अंदर जो नंबर दे रखे हैं ये वही नंबर है ना। इतना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 स्टेप पर वेरीफाई होगा आपके। पहला आपके लेडी सुपरवाइजर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आपके CDPO इस चीज को वेरीफाई करेंगे। अगर उन्होंने इसको रिजेक्शन में डाल दिया तो फिर आपको करेक्शन करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो दस्तावेज आप अपलोड करें उसी का नंबर इसमें ऐड करें। आगे चलते हैं। आप PCTS के जो नंबर हैं वो इसमें सही भरें ताकि मेडिकल डिपार्टमेंट से डाटा लिए जाए तो भी उसमें वो टैली हो सके और जानकारी एकदम सही पाई जाए आपकी। LMP डेट है जो ममता कार्ड में लिखी हुई है वही आपको इसमें ऐड करनी है। एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ को भी आप एक बार फिर से वेरीफाई कर ले कि हाँ भाई इसी दिनांक को ही बच्चा पैदा हुआ है ना। डेट ऑफ रजिस्टर्ड MCP कार्ड जो ममता कार्ड में जो पंजीकरण की दिनांक है उसको भी एक बार आप चेक कर ले, क्योंकि कई बार आपको फोटोकॉपी मिलती है तो उसमें ब्लैक में लगता है कि 9 में 6 में 2 में 3 में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम से कंफर्म करने के बाद ही आप उसमें डेट भरें। फर्स्ट ANC की जो जांच है उसकी तारीख भी आप एक बार चेक कर ले कि हाँ भाई ये जो तारीख है ये सही है। एरिया चेक करें आप, स्टेट चेक करें, ब्लॉक को चेक करें, वहाँ के पिन कोड को चेक करें, जो उसका एड्रेस आधार कार्ड के रूप में आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है वो चेक करें। फील्ड फंक्शनरी में आपका नाम सही आ रहा है क्या ये भी चेक करें, नहीं तो इंसेंटिव में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस महिला का जो IFSC कोड है बैंक अकाउंट का वो भी एक बार वेरीफाई कर लें कि बैंक डायरी में IFSC कोड यही दे रखा है। ब्रांच का नाम क्या है वो भी चेक करें। अकाउंट नंबर इसमें कहीं भी अकाउंट नंबर जो कि बड़ा डिजिट होता है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो इसकी आप पुष्टि कर लेवे अच्छे से।
यहाँ भी आपके पास पूरा मौका होता है कि कोई भी तरह की गड़बड़ अगर हो रखी है या कोई गलती हो गई है जानकारी देने में, या फिर कोई कई बार अनअपडेटेड आधार कार्ड आता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, हम लिख देते हैं और वो 15-20 मिनट बाद का लाभार्थी आकर के सही आधार कार्ड देके जाता है कि नहीं मेरे तो ये था। तो यहाँ तक पहुँचे हैं अगर आप, तो इसमें आप एडिट ऑप्शन में जाकर के और इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको ये मैसेज दिखाई देगा, रिकॉर्ड हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको इस ओके पर क्लिक करना है। अब देखिए, पंजीकरण के दौरान जब उपयोगकर्ता पहले बच्चे के लिए आवेदन करता है तो वह 0 के रूप में जीवित बच्चों की संख्या का चयन करता है और विकल्प के रूप में बच्चों का जन्म स्वचालित रूप से नहीं के रूप में होता है। और जब जीवित बच्चों की संख्या 1 से 4 की सीमा से चुनी जाती है तो विकल्प बच्चे में जन्म होता है और फॉर्म में स्वचालित रूप से हाँ के रूप में चुना जाता है। तो जो कि मैंने आपको पहले यहाँ बताया था, ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं लिविंग चिल्ड्रन की। यहाँ पर अगर आपने एक भरा है तो नीचे आपके वो बच्चे का टीकाकरण की जो सूचना है वो आपसे पूछी जाएगी। अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया है तो वो जो चिल्ड्रन की जो डेट ऑफ बर्थ पूछता है ये अपने आप ही हिडन हो जाएगा। ये आपको इसमें हिडन हुआ मिलेगा। आपको घबराना नहीं कि भाई यहाँ पर मैं क्या फिल करूँ, यहाँ पर कुछ भी फिल आपको नहीं करना है। लाभार्थी को केवल उस फॉर्म में नाम दर्ज करना चाहिए जो उपयोगकर्ता के आधार कार्ड में उल्लेखित है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आधार कार्ड में जो नाम दिया है आपको वही उसमें नाम एंटर करना है ताकि वेरिफिकेशन होने पर उसमें किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं आए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। लाभार्थी को अपना सही आधार नंबर दर्ज कराना चाहिए। सही आधार दर्ज होगा तो ही उसका नाम वेरीफाई हो पाएगा। और एलिजिबिलिटी में कोई भी प्रपत्र में प्रासंगिक दस्तावेज प्रकार का चयन कर सकता है और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। तो 8 प्रकार के दस्तावेज है जिसकी सूची मैं आपको एंड में दे दूंगा, जिसमें मुख्य है आपको कि 8 लाख तक के जो इनकम में आती है जो महिला, उसका आय प्रमाण पत्र हो गया। बीपीएल में आती है तो उसका बीपीएल कार्ड हो गया। SC ST के जो अगर जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं तो उसमें से जाति प्रमाण पत्र एक हो गया। और अगर कोई महिला 40% से अधिक दिव्यांग है और वो महिला अगर फॉर्म भर रही है तो उसकी 40% से अधिक की दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र होता है वो लगाना है। उसके बाद में आपको अगर कोई महिला कार्यकर्ता सहायिका अगर खुद गर्भवती है और वो फॉर्म भर रही है तो उसको वो सर्टिफिकेट भी लगाना है कि भाई वो स्वयं कार्यकर्ता है और वो ये फॉर्म भर रही है, तो उसका वो सर्टिफिकेट ऐड करना है। एक बात ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार के कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी वो इसमें ऐड नहीं होते हैं। तो कुछ लोग पूछेंगे कि भाई उन महिलाओं को क्यों छोड़ दिया है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उसके लिए सरकार ने पहले से ही मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान बना रखा है जिसमें उनको बच्चे की केयर करने के लिए अच्छी खासी छुट्टियाँ मिलती है। अब हम बात करते हैं कि मासिक धर्म की अंतिम तिथि अथवा इनके LMP की जो तिथि होती है वो वर्तमान तिथि से लगभग 570 दिनों के भीतर लगभग 19 महीने के भीतर भीतर होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई LMP डेट जो है वो सही रखें। LMP डेट अगर आपने गलत लिख दी और फिर आप बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही लिख रहे हो और उसमें अगर 570 दिनों से अधिक का समय हो रहा है तो फिर वो फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। इसलिए आप LMP डेट का अच्छे से ध्यान रखें और वो एकदम अच्छे से भरें। आगे चलते हैं। अब जो ANC की जो जांच होती है वो महिला के गर्भवती होने से यानी कि प्रसव पूर्व 6 महीने के भीतर भीतर यानी कि 180 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। कार्यकर्ता इस बात का मुख्यतः ध्यान रखें कि जैसे ही आपको पता चले कि वो महिला गर्भवती है तो उसका पता लगने के बाद में आप 180 दिनों के भीतर यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आप उसकी एक ANC जांच अवश्य करवा दें और ANC जांच होने के बाद ही उसका ये फॉर्म क्या है भरा जाएगा। आगे देखते हैं, यदि बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है तो बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि अक्षम कर दी जाती है। तो वो जो बच्चा अगर पैदा ही नहीं हुआ तो हम वहां पर कर देंगे कि चाइल्ड बर्थ में नो कर देंगे, तो वो जो डिसेबल हो जाएगा अपने आप ही, वो आपको विजिबल नहीं होगा कॉलम की। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरनी है लेकिन ये आप इसमें भर नहीं पाएंगे, ये विजिबल नहीं होगा। आगे चलते हैं कि बच्चे के जन्म के मामले में जन्म की वास्तविक तिथि
आखिरी महामारी की तारीख यानी कि LMP से 300 दिन की अवधि के भीतर होनी चाहिए, समय से पहले यानी कि प्री मैच्योर में आप 140 दिन के भीतर भीतर प्री मैच्योर डिलीवरी मानी जाएगी और 300 दिन के भीतर भीतर आपके बच्चे का हो गया जन्म माना जाएगा। आगे देखते हैं बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर। अब ये 270 दिन की जो कंडीशन है वो है आपके सेकंड गर्ल चाइल्ड, दूसरी संतान जो कि लड़की है और उसके जन्म के 270 दिनों के भीतर भीतर आपको उसमें पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये भी ध्यान में रखना है आपको कि 98 डे होने के बाद उसके सारे टीकाकरण पूरे होंगे और तभी आप इसमें क्या है कि लाभ ले सकेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़की हो गई है तो आप थाली बजाते हुए आंगनबाड़ी के अंदर चले गए और उसके 30 दिन आप फॉर्म भरवा दे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको 98 डेज का वेट करना है, लेकिन 270 दिन से ज़्यादा की ढिलाई भी नहीं करनी है। इसके बाद हम बच्चे की देखते हैं कि भाई ये आ गया, देखिए 98 दिनों के भीतर टीकाकरण करवाना आवश्यक है। उसके बाद टीकाकरण की पुष्टि उसमें विंडो में दिखाई जाएगी। यदि आप कह भी देते हैं कि हाँ भाई ठीक है बच्चे का बर्थ हो गया है तो आप सोचते हो कि उसमें टीकाकरण की लिस्ट आ जाएगी, आप कोई भी टीकाकरण की तारीख भर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जन्म के 98 डे के बाद ही वो आपको टीकाकरण की जो लिस्ट है वो दिखाई देगी। आगे चलते हैं। वर्तमान पता दर्ज करते समय उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार ग्रामीण और शहरी का चयन कर सकते हैं। राज्य, जिला, ब्लॉक असाइन किए गए फील्ड कार्यकर्ता प्रपत्र में स्वतः चिन्हित होंगे। भाई आप इसमें ग्रामीण एरिया से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ग्रामीण या रूरल सेलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं लाभार्थी का तो आपको शहरी क्षेत्र चयन करना है। जो उसके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा उसी के आधार पर आपको इसमें चयन करना है। और इसमें आप वो तो राज्य, जिला, ब्लॉक जैसे वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा कि भाई ये राज्य है, ये ब्लॉक है, और उसी प्रकार से आपको फॉर्म में भरने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आपके ले लेगा। अब आते हैं खाता विवरण, जो दो तरीकों से भरा जा सकता है, या तो बैंक का विवरण या फिर डाकघर का विवरण। आप पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में से लाभार्थी के किसी भी ब्रांच में अगर उसका खाता है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसकी डिटेल भर सकते हैं। बस आपको उसकी ब्रांच का पता रखना है कि इसकी ब्रांच कौन सी है, उसके IFSC कोड अच्छे से भरने हैं और उसके जो अकाउंट नंबर है वो भी सही भरने हैं। ये 3 डिटेल सही भरने के बाद में चाहे आपके कोई भी ग्रामीण बैंक हो, चाहे SBI बैंक हो, HDFC बैंक हो, भर सकते हैं। और कोई भी पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो ग्रामीण एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में हो। लाभार्थी में प्रपत्र में सभी विवरणों को सावधानी पूर्वक भरने के बाद में दायर कार्यकर्ता फॉर्म जमा करेगा और यह कार्यवाहक के अनुसार सत्यापन के लिए चला जाएगा। ये सीधी सी बात है, जैसे ही वर्कर फॉर्म भरेगी ये सीधा सबमिट होते ही महिला पर्यवेक्षक यानी कि आपकी LS महोदया के पास चला जाएगा चेक होने के लिए। अब देखिए सुपरवाइजर के लिए सुपरवाइजर वेरिफिकेशन, जो महिला पर्यवेक्षक है वो इस बात को थोड़ा गौर से ध्यान दें कि जब आपके पास किसी LS द्वारा फॉर्म भरने के बाद जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म आपको मिलेगा तो आप उसमें ये सारी चीजें चेक करोगे कि उसका जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसके अनुसार ही सारे नाम, अकाउंट नंबर, आधार संख्या और जो पात्रता प्रमाण पत्र हैं, जिसमें महिला का आय का प्रमाण पत्र हो गया, उसका विकलांगता का प्रमाण पत्र हो गया, BPL कार्ड हो गया, और उसका या फिर जो मानदेय कर्मी स्वयं है तो उसका सेवा में रहते हुए भी उसने जो फॉर्म भरा है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो हो गया। इन सभी डॉक्यूमेंटेशन को आपको वेरीफाई करना है। आप उस PPT उसको डाउनलोड करेंगे PDF को या फिर फाइल को, और चेक करने के बाद ही आप इसको आगे CDPO को प्रेषित करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने जैसे 3-4 रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और LS महोदया ने अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की है, तो आप इसमें आप अपने अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाकर देखते हैं। अगर आपको वहाँ पर लाभार्थी का नाम शो हो रहा है, इस तरह की कोई लिस्ट आपको दिख रही है उसमें अपडेट बेनिफिशियरी डिटेल में, तो आप इसमें एडिट में जाकर के यदि आवश्यक हो तो आप इसमें डिटेल एडिट कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय होगा। LS महोदय के बाद को वेरिफिकेशन करने के बाद में आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप इसको एडिट कर पाए, ये यहाँ से आपको शो भी नहीं होगा।
आगे देखते हैं अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण आपको इसमें ऐड करना है। महिला के बच्चा हो गया है, अब आपको इसमें टीकाकरण की संख्या दर्ज करनी है। तो आपको डाटा एंट्री में जाकर के अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन पर क्लिक करना है। जो महिला है उसका बेनिफिशियरी का नाम आपको दिखाई देगा, फॉर्म किसके द्वारा भरा गया, आपके द्वारा भरा गया है तो फील्ड फंक्शनरी दिखाई देगा, कितने बच्चे हैं आपके, उसका वो पहला बच्चा है तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एडिट पर जाना है। एडिट पर जाओगे तो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा कि बच्चा कब पैदा हुआ, तो आपको उसको डेट ऑफ बर्थ भरनी है और सबमिट पर क्लिक करना है, और कोई उसमें एडिट नहीं करना है। आगे चलते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें आपको चाइल्ड बर्थ डेट भरनी है, कितने बच्चे हुए, एक या दो या जुड़वा, उसके बाद में बच्चे कहाँ हुए, उस संस्था का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, सीएससी, पीएससी, कोई सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में आप जो भी है आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब आप इसमें वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एंटर करेंगे। वैक्सीनेशन अगर करवा रखा है तो आप अगर ममता कार्ड में उसकी एंट्री हो रखी है तो आपको यहाँ पर यस करना है, और अगर ममता कार्ड में एंट्री नहीं है तो इसमें आपको नो करना है। उसके बाद में जो जो टिके लगे हैं आपको उस पर टिक करना है, और उनकी जो सही सही तारीख है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। इतना करने के बाद में आपको फिर से इस फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। आगे चलते हैं। सबमिट करने के बाद में अब देखिए, अगर किसी के भी आप बेनिफिशियरी को सर्च करना चाहें कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, अब उसका स्टेटस क्या है, तो आपको रिपोर्ट में जाना है। ये इसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर जो सर्च बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप इसमें 3 तरीके से बेनिफिशियरीज को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बेनिफिशियरी के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप बेनिफिशियरी को उसके आधार संख्या से सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप बेनिफिशियरी को मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ आपको उस समय अवेलेबल हो तो आप उसका स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको बस नाम, आधार संख्या और मोबाइल नंबर यहाँ में से कोई एक चीज़ यहाँ पर दर्ज करनी है, और उसके बाद फैच डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप बेनिफिशियरी की रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह की आप इतने तरह की रिपोर्ट देख पाएंगे। उसके आधार कार्ड से आप स्टेटस देख सकते हैं, और आप पेंडेंसी इन अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट टू बेनिफिशियरी रिपोर्ट, आप कितने बेनिफिशियरी को भुगतान हो रखा है और कितनों का पेंडिंग है, आप इस पर क्लिक करके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, भाई कोई भी बेनिफिशियरी है तो वो एलिजिबल है, वो पात्र है, तो वो किस आधार पर पात्र है, उसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फील्ड फंक्शनरी रिपोर्ट, यानी कि आप एक एग्जाई रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने फॉर्म भरे हैं अब तक। ठीक है। प्रोसेसिंग डिले एट एफएफ असाइनमेंट रिपोर्ट, ये आपके लंबा प्रोसेस है, आपको बताएंगे। अभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ तक ध्यान में रखना है। इसके लिए हम अलग से एक रिपोर्ट बना देंगे जिसमें आपको दूसरे राज्य से अगर कोई आपके यहाँ पर आपकी आंगनबाड़ी सर्वे एरिया में अगर किसी की शादी हुई है और तो महिला वहाँ पर है तो उसका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो दूसरे राज्य का है, तो इसमें अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेंसी होती है एड्रेस में तो उसको चेंज करने के लिए हम ये बाद में समझेंगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन तक समझते हैं और उसकी रिपोर्टिंग कैसे देखनी है वहां तक समझ लेते हैं। आगे चलते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, फील्ड फंक्शनरी को, बांधे कर्मी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए उसमें एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन दे रखा है। आपको सिंपल यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर उसकी जो कंप्लेंट की आपकी जो कैटेगरी है, यहाँ पर कंप्लेंट कैटेगरी दिखाई देगी। भाई आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अब गलत अपलोड हो गया है उसकी दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ इस पर सेलेक्ट करके आपको जो भी समस्या आ रही है वो हिंदी या अंग्रेजी में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट है जो सही करवाने के लिए आपको लगाना है तो चूज फाइल पर क्लिक करके आपको कैमरा और गैलरी दोनों ऑप्शन शो होंगे। उसमें आप चाहे तो ऑन स्पॉट फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं या पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर फाइल को ओपन करके सबमिट करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी जैसे सर्वर पर काम चल रहा है तो वेबसाइट्स के संबंधी कोई तकनीकी समस्या भी आपको आ सकती है, या कई बार आपका सबमिट करने के बाद फॉर्म प्रोसेस नहीं हो, तो कोई भी प्रकार की अगर आपको समस्या आए और आप ऑनलाइन सपोर्ट लेना चाहें तो आपको सिंपल हेल्प डेस्क पर टैप करना है, कैटेगरी को दर्ज करना है, जो समस्या आपको आ रही है उसको उसमें ऐड करना है
और कई बार आपको समझ अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो सिंपल आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट की फाइल आप उसको चूज करके लगानी है बस, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब आगे चलते हैं। ये है देखिए सुपरवाइजर मैडम जो एलएस मैडम है, उनके पास जब ये फॉर्म आएगा तो फॉर्म को ओपन करने का, लॉगिन करने का प्रोसेस तो सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब आप उसमें देखेंगे कि भाई आपके पास डाटा एंट्री में जब आप जाएंगे तो आपको जो भी आपकी कार्यकर्ता द्वारा फॉर्म भरे गए हैं उसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको शो करेगा, जिसमें अब आपको अगर एडिट पर जाएंगे, एडिट पर जाने के बाद में आपको इसके सारे के नाम, डिटेल, खाता संख्या और सब आपको दिखेगा। सही है तो आप इसको वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। एडिट वेरीफाई सेकंड गर्ल चाइल्ड, अगर वो सेकंड है, सेकंड गर्ल है तो उसमें आपको इस पर जाकर के क्लिक करना होगा और इसके बाद में आपको फॉर्म खुलेगा और आप उसमें एडिट कर पाएंगे। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको शो करेगा, जिसमें आप जो है नंबर ऑफ बर्थ चाइल्ड के कर सकते हैं, प्रसव कहाँ हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं, और जो भी एडिट जो एलएस ने, जो कार्यकर्ता ने गलत कर दिया है उसमें आप सही कर सकते हैं उसको। इसके बाद में आप इसमें सिर्फ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और अगर आपको लगे कि नहीं ये उस एरिया का नहीं है और अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप नोट वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, तो ये से क्या है कि फॉर्म आगे नहीं जाएगा। अपडेट अकाउंट डिटेल्स, लाभार्थी के अकाउंट डिटेल्स में कई बार चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे एलएस के पास फॉर्म भर गया, पहुंच गया है, तो उसमें 2-3 दिन के अंदर अगर कोई आप अपना लाभार्थी अपने अकाउंट का कोई डिटेल भी चेंज करवाना चाहती है तो महिला पर्यवेक्षक को भी इसमें राइट दिए हुए हैं कि वो एडिट पर जाकर के उसके अकाउंट नंबर में, उसके ब्रांच में, उसके बैंक संबंधी जो डिटेल है वो सही कर सकती है। टीकाकरण से संबंधित जो है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित जानकारी भी महिला पर्यवेक्षक एडिट कर सकती है। एडिट ऑप्शन पर जाना है और उसमें जो टीकाकरण की जो डिटेल्स है आप उसमें फिल कर सकते हैं कि भाई ये टीके लगे हुए हैं। अगर किसी कार्यकर्ता द्वारा कोई 1-2 टीकाकरण में तारीख में कोई गलती की गई है तो यहाँ पर उसको महिला पर्यवेक्षक द्वारा सुधार किया जा सकता है। आगे देखते हैं एसओ अप्रूवल पर, जो जैसे सीडीपीओ ऑफिस से जो लॉगिन करके अप्रूव किया जाता है उसमें देखिए लॉगिन करने का प्रोसेस वही है। डाटा एंट्री पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये अप्रूवल की इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी कि ये जो बेनिफिशियरी हैं जो एलएस द्वारा वेरीफाई कर दिए गए हैं, अब सीडीपीओ महोदय इनको पेमेंट के लिए आगे भेज सकते हैं। अगर वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करवाना हो तो आप सीडीपीओ ऑफिस में इसकी सूचना देकर के आप इसको करेक्शन करवा सकते हैं। इस एक्शन में जाकर के आप एडिट भी करवा सकते हैं, अप्रूव भी करवा सकते हैं, रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। ये सीडीपीओ के पास पावर होती है। सीडीपीओ को भी कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें वो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अगर कहीं कमी रखी गई उसके बाद एलएस द्वारा भी अगर कोई भी कमी रह गई है तो वो यहाँ से सुधारी जा सकती है। इसमें ज़्यादातर तो जो है वो ये फाइल यहाँ पर चेक होती है, जो फाइल आप द्वारा अपलोड की जाती है वो। दूसरा उस फाइल के जो नंबर है, आइडेंटिटी नंबर है, जैसे आपने आय प्रमाण पत्र लगाया तो उसका डिस्पैच नंबर और डेट यहाँ से चेक होता है। उसका जो ऑथोराइज अधिकारी है उसके द्वारा अगर सील साइन सही है, फर्जी नहीं है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर सत्यापित की जाती है। तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद में इसको सीडीपीओ द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ से अप्रूव होने के बाद में फाइल आपको पीएफएमएस के ऊपर सिस्टम के ऊपर चली जाएगी जहाँ से उसको भुगतान होना है। तो ये थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के फॉर्म मानदेय कार्यकर्ता द्वारा कैसे भरे जाएं, इसकी पूरी जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने बात करी थी कि 8 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट थे, जो 8 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट थे वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से थे। जो मुख्य है वो आप नोट कर लीजिए। एक तो SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वही है। महिला अगर 40% से अधिक विकलांग है तो उनका वो प्रमाण पत्र हो जाएगा। BPL कार्ड अगर उनके पास है तो वो हो जाएगा। ई श्रम कार्ड भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। महिला किसान सम्मान निधि में लाभार्थी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
नरेगा जॉब कार्ड अगर महिला का बना हुआ है तो वो महिला भी इसमें पात्र हो सकती है। और जिन महिलाओं की पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उसका प्रमाण पत्र भी दे सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी इसमें पंजीकरण करवा सकती हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन बताए जाएंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर बता दिए जाएंगे। और आगे की जानकारी के लिए जल्द ही आपसे मिलेंगे। इस फॉर्म फिल करने से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं। इस जानकारी को देने के लिए गरुड़ प्रकाशन का, अपनी ऐप बुक का और देवेंद्र जी सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये जानकारी जो कि YouTube पर कहीं भी स्पष्ट रूप से अवेलेबल नहीं है वो देने के लिए हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और 100% अपना सिलेक्शन चाहते हैं उसके लिए आप अपनी बुक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और गरुड़ प्रकाशन के YouTube चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।